हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन का रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ट्रांसपिरेशन जो प्रक्रिया है उसका सिग्निफिकेंस पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फैक्टर्स पर आ जाएंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो सिग्निफिकेंस जो है उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ट्रांसपिरेशन के कारण वाटर का मूवमेंट होता है प्लांट के अंदर, तो मूवमेंट ऑफ वाटर इन द प्लांट पहला सिग्निफिकेंस। दूसरा है ट्रांसपिरेशन के कारण मिनरल्स का घुलित अवस्था में जल के साथ रूट द्वारा एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ऊपर से पानी उड़ता जाता है और उस कमी को पूरा करने के लिए जड़ें अवशोषण करती हैं और उसके साथ साथ वाटर के साथ साथ मिनरल्स जो हैं वो एंटर होते हैं और जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में जिसकी मिनरल की ज़रूरत पड़ती है वो उसको अवेलेबल हो जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है ये। तीसरा है कूलिंग इफ़ेक्ट। ट्रांसपिरेशन के कारण वाटर वेपर जब बाहर निकलते हैं स्टोमेटा से तो वो तुरंत जो वेपर है वो दूर नहीं चली जाती है, वो उसकी एक पत्तियों के चारों तरफ एक फिल्म बन जाती है और उसकी वजह से वो धीरे धीरे डिस्पर्स होता है, दूर जाता है। तो जो लीफ का टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाता है। तो वाटर वेपर क्या करता है, पत्ती के तापमान को कम बनाए रखता है जिससे कि हीट इंजरी नहीं होती। देखो गर्मी के दिनों में आप लोगों ने नोटिस किया होगा बहुत तेज़ गर्मी होती है, हम खड़े नहीं रह पाते धूप में डायरेक्ट, है ना, मई जून में। लेकिन प्लांट्स तो कहीं जा नहीं सकते और उनके पत्ते भी हैं जो हैं वो जलते नहीं हैं। सब प्लांट्स के नहीं जलते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं उनके पत्ते तो जल जाते हैं, लेकिन अधिकतर प्लांट्स में जितना मतलब ट्रांसपिरेशन रेट अगर अच्छा है तो कूलिंग इफ़ेक्ट देता है ये और हीट इंजुरी से पौधे को बचाता है। तो ये सिग्निफिकेंस थर्ड वाला समझ में आया, क्लियर। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। जब एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन हो जाता है किसी पौधे में, मतलब वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होने पर पौधे में विल्टिंग नोट की गई है। मतलब विल्टिंग मतलब होता है मुरझा जाना। तो ऐसा सिग्निफिकेंस में दोनों पॉइंट्स आते हैं, प्लस और माइनस। तो ये इसका निगेटिव पॉइंट है कि अगर पानी की हो रही है कमी और ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको रोक नहीं सकते, तो फिर पौधा मुरझा जाएगा। मुरझाए हुए से खड़े रहते हैं प्लांट्स बिना पानी के, पानी की कमी के चलते उनको जूझना पड़ता है, उनको लड़ना पड़ता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन में खड़े हैं वो प्लांट्स। तो हम भी अपने गार्डन में लगाते हैं, गमलों में लगाते हैं, अगर हम पानी नहीं दें तो पौधा मुरझा जाता है। तो क्योंकि गमले में पानी तो हमने परसों डाला था और ट्रांसपिरेशन पिछले 2 दिनों से हो रहा है तो पौधा मुरझा जाता है। तो ये हम सबका अनुभव है, हम सबको नोटिस किया होगा। अब आते हैं अगला जो सिग्निफिकेंस है वो है कंपटीशन बाय वीड्स। देखो जो वीड या खरपतवार होते हैं वो भी ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं, वो भी प्लांट्स हैं और वो अनवांटेड हैं, मतलब हमने नहीं उगाया उनको, वो उग के आ गए। तो वो क्या करते हैं, कंपटीशन ऐसे करते हैं कि जितना भी पानी अवेलेबल है उसमें से आधा पानी वो ले लेते हैं। और आधा क्यों, ये तो बहुत ज़्यादा इनका रेट होता है, ट्रांसपिरेशन का रेट हायर होता है। तो बहुत सारा पानी और मिनरल्स के लिए क्रॉप से कंपटीशन हो जाता है, तो फिर ये नुकसान है ना, ठीक है, हमारे लिए नुकसान है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है मॉडिफिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। अगर ट्रांसपिरेशन होता रहता है तो पौधों में मॉडिफिकेशन होते हैं। कुछ पौधा जो है अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने अंदर चेंज कर लेता है, उसको हम डिटेल में बाद में आगे समझेंगे। और नेक्स्ट है, लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ ABA। देखो ABA है एब्सिसिक एसिड, इसका दूसरा नाम है स्ट्रेस हार्मोन। ये तब बनता है जब पौधे में
परिस्थितियाँ प्रतिकूल आ जाती हैं, तो पानी की अगर कमी होने लगेगी, ट्रांसपिरेशन अनअवॉइडेबल एविल है, प्रक्रिया है, तो फिर क्या होगा, पौधा अपने को बचाने के लिए स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। ये जो स्ट्रेस हार्मोन है ये इन्हिबिटर होता है। मतलब इन्हिबिटर कैसे होता है, हर चीज़ को रोकने पे तुल जाता है, और इससे क्या होता है, बहुत सारी इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया भी बाधित हो जाती हैं। तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होना अच्छी बात नहीं है, पर फिर मैं कह रही हूँ इसको रोका नहीं जा सकता। लैब कंडीशन में या ग्लास हाउसेस में या जो पॉली हाउसेस बनाते हैं उसमें साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट कर कर ये तो बता दिया कि कुछ कंपाउंड्स एंटी ट्रांसपेरेंट्स की तरह बिहेव करते हैं। एंटी मतलब अगेंस्ट, तो ऐसे कुछ होते हैं केमिकल्स जो ट्रांसपिरेशन को चेक कर देते हैं, रोक देते हैं। उदाहरण के तौर पर सिलिकॉन ऑयल आता है बाजार में, अगर उसको आप छिड़क दें, लगा दें, तो ट्रांसपिरेशन कम होता है। दूसरा है लो विस्कोसिटी वैक्स। तीसरा है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, और चौथे होते हैं फंजीसाइड्स। फंजीसाइड्स मतलब कवकनाशी। कवकनाशी इसलिए एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, ये स्टोमेटा का पार्शल क्लोजर कर देते हैं, आंशिक रूप से स्टोमेटा को बंद कर देते हैं, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन होता है ना वो स्टोमेटा से होता है। एंट्री कहाँ से होती, गेट कहाँ है पौधे का, स्टोमेटा गेट है, उसको बंद कर दो तो फिर इन्फेक्शन आएगा नहीं। हम नाक और मुंह को कवर कर रहे हैं मास्क से, क्योंकि हमारे जो वायरस और बैक्टीरिया हैं वो कहाँ से घुसते हैं, मुंह और नाक से, तो हमने उसको कवर कर दिया, तो हम अभी सेफ हैं, बचे हुए हैं। उसी प्रकार से स्टोमेटा अगर बंद है तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। और फंजीसाइड क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोजिंग कर देता है, कुछ समय के लिए बंद कर देता है। तो ट्रांसपिरेशन भी कौन कर रहा है, मैक्सिमम 80 to 90%, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा बंद है तो वाटर वेपर बाहर जाएगी नहीं, इसीलिए ये एक्ट करता है एज एंटी ट्रांसपेरेंट्स। तो ये कुछ उदाहरण थे। इसके बारे में पूछा जाता है, व्हाट आर एंटी ट्रांसपेरेंट्स, क्या होते हैं, उसको उदाहरण सहित समझाओ। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब हम आ जाते हैं सीधे फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स 2 प्रकार के हमको डिस्कस करना है। पहला है एक्सटर्नल, दूसरा है इंटरनल। एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनवायरमेंटल फैक्टर भी कहते हैं। वातावरण के जो कारक हैं, जिनको यहाँ पर मैंने लिखा है, ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, जो हवा की जो नमी होती है वो सीधे सीधे ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करती है। अगर बाहर आर्द्रता ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन की दर घट जाती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी डीपीडी को इन्फ्लुएंस करती है। डीपीडी मैंने पिछली क्लास में समझाया था। डीपीडी है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बिटवीन इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड आउटसाइड द सेल। तो ये ह्यूमिडिटी सबसे अहम रोल प्ले करता है। दूसरा है टेम्परेचर। ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन की दर भी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर हाई, रेट हाई, क्योंकि तापमान के कारण जो गर्मी बढ़ती है और पौधा उससे अपने को बचाना चाहता है, तो ज़्यादा वाटर वेपर निकल कर आती है टेम्परेचर को गिराने के लिए। तो इसलिए जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा वाष्पोत्सर्जन उतना ज़्यादा होगा। तीसरा है विंड वेलोसिटी। देखो, हवा जब तेज गति से बहती है तो वो क्या करती है, पत्ती से निकली हुई जल वाष्प को पत्ती से दूर ले जाती है। तो पत्ती के चारों तरफ अगर
एक परत बन जाए जल वाष्प की और उसको कोई हटाए नहीं, मतलब हवा एकदम जब रुकी हुई होती है तो वाष्पोत्सर्जन की दर धीमी पड़ जाती है। जब सूखी हवा आती है, पत्ती से टकराती है, जल वाष्प को उड़ाकर ले जाती है, तो वाटर जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाता है मॉलिक्यूल जल वाष्प। तो फिर जैसे ही हवा ने नमी को उड़ाया, उस जगह सूखी हवा को भरने के लिए नमी से अंदर से और पानी वाष्प के रूप में निकलेगा और विंड वेलोसिटी से ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ता है। तो इंक्रीज्ड विंड वेलोसिटी, इंक्रीज्ड रेट। उसके बाद हम आते हैं लाइट पर। प्रकाश जो है उसके कारण स्टोमेटा खुल जाते हैं, तो लाइट की प्रेजेंस में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है क्योंकि स्टोमेटा खुले हैं और अंदर की जल वाष्प अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ दौड़ लगाएगी, तो मतलब अंदर से बाहर निकलेगा पानी। और जल के जो अणु होते हैं उनमें गजब की दोस्ती होती है, वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, तो एक कॉलम बना रहता है पौधे के अंदर, वाटर कॉलम। तो फिर लाइट की प्रेजेंस में वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है ना। और फिर आते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब जो होता है वहाँ पहाड़ों पर कम होता है ना, वायुमंडल का दबाव। तो वहाँ पर हिल्स में ट्रांसपिरेशन की दर तेज होती है, तो जब वायुमंडलीय दाब कम होता है तो ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है। तो पौधे क्या करते हैं, फिर पहाड़ों पे तो वैसे ही स्लोप में उग रहे हैं बेचारे, पानी तो उनको मिल नहीं रहा पूरा, और अब वायुमंडलीय दाब ने ट्रांसपिरेशन बढ़ा दिया, तो फिर तो जीवन का संकट हो गया। तो फिर पौधे क्या करते हैं, जीरोफिटिक कैरेक्टर्स को डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर। और इसका उदाहरण आप अपने दिमाग में पाइनस के द्वारा लाइए। पाइनस या चीड़ पहाड़ों पर पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म। इसकी पत्ती का सेक्शन आपने प्रैक्टिकल में किया था, निडल बोलते हैं, पाइनस की निडल। उसमें हम लोग सेक्शन काट कर फिर लास्ट में जीरोफिटिक कैरेक्टर को जरूर मेंशन कर देते हैं कि इसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। संकन स्टोमेटा होते हैं, निडल के समान, सुई के समान पत्ती जो बड़ी होनी चाहिए वो सिकुड़ जाती है। तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण पौधों में जीरोफिटिक कैरेक्टर क्यों डेवलप हो जाते हैं, ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट आता है वाटर सप्लाई। अगर पानी कम है तो ट्रांसपिरेशन फिर कैसे ज़्यादा होगा, तो डेफिशिएंसी होने से थोड़ा रेट में फ़र्क आता है। प्रोसेस रुकती नहीं है बच्चों, प्रोसेस होती रहेगी, है ना। पौधा मर जाता है कई बार पानी की कमी से। अब हम आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर पर। इसमें आता है स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया ऑफ लीफ सरफेस। तो अलग अलग पत्तियों में अलग अलग नंबर ऑफ स्टोमेटा पाए जाते हैं और वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरह से प्रभावित करता है वाष्पोत्सर्जन को। तो स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी क्या है, स्टोमेटा का नंबर पर यूनिट एरिया ऑफ लीफ सरफेस। एक पत्ती के निश्चित भाग में कितने स्टोमेटा है उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अगला है एडप्टेशन। हमने ऊपर बोला था मॉडिफिकेशंस डेवलप, उसी को बोलते हैं एडप्टेशन। हिंदी में बोलते हैं अनुकूलन। तो कौन कौन से अनुकूलन हो जाते हैं, ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए, लाइफ को बचाने के लिए। सबसे पहला, जब भी पौधे में पानी की कमी होगी, वो किसी भी कारण से हो सकती है, तो पत्ती का साइज रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन इन लीफ साइज। दूसरा है रिडक्शन इन ट्रांसपिरेशन सरफेस। लीफ साइज कम होगा तो ट्रांसपिरेशन सरफेस अपने आप कम हो जाएगा, है ना। या फिर पत्तियां जो हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे कि नागफनी, तो स्पाइन बन गए,
तो फिर पत्ती है ही नहीं, तो फिर ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा। तीसरा है कि पत्ती के ऊपर बहुत सारे रोम होते हैं, क्यूटिन होता है या वैक्स होता है, तब भी ट्रांसपिरेशन रुक जाता है। जो कैलोट्रॉपिस या आंकड़ा आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, तो उसमें बहुत सारा वैक्स होता है और बहुत सारे रोम होते हैं, वूलन रोम। तो उससे क्या होता है, उससे क्या फ़ायदा है? उससे ये फ़ायदा है कि जो सीधी सूखी हवा बहती है वो पत्ती के स्टोमेटा के कांटेक्ट में सीधे नहीं आती है, दूर से चली जाती है निकल कर, तो फिर वहाँ पर एक फिल्म वाटर वेपर की बनी रहती है पत्ती के चारों तरफ, तो ऐसे ट्रांसपिरेशन स्लो पड़ जाता है। फिर है संकन स्टोमेटा। संकन का मतलब होता है गर्त या पिट में, गड्ढे में पाया जाना। स्टोमेटा का बाहर से सीधा कनेक्शन नहीं होता है, तो फिर ट्रांसपिरेशन की दर थोड़ी सी कम हो जाती है। और इसके उदाहरण हैं नीरियम की पत्ती या फिर साइकस की लीफलेट, इसमें होते हैं संकन स्टोमेटा। और लास्ट में है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफिलिक कंपाउंड। जब पौधे में हाइड्रोफिलिक कंपाउंड, हाइड्रो मतलब पानी और फिलिक मतलब लवर, तो पानी को पसंद करने वाले कुछ कंपाउंड्स अगर पौधे में हैं तो वो भी प्रक्रिया को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। जैसे कि हाइड्रोफिलिक कंपाउंड कौन कौन होते हैं, जैसे कि म्यूजिलेस, चिपचिपापन जो भिंडी में होता है, गुड़हल में होता है, मालवेसी में होता है, या फिर गोंद जैसे कि बबूल में होता है, या फिर लेटेक्स जैसे कि एपोसाइनेसी के सदस्यों में होता है, यूफॉर्बिएसी के सदस्यों में होता है। तो ये चीज़ें हैं, तो फिर जो है ट्रांसपिरेशन की दर कम हो जाती है। कैक्टस प्रजाति में भी कुछ में भी बहुत सारा लिक्विड स्टोर रहता है। तो ये इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर इस तरह से इसको प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो आज हमने क्या चीज़ें पढ़ी? आज हमने पढ़ा सिग्निफिकेंस क्या है ट्रांसपिरेशन का, शॉर्ट नोट आता है। हमने पढ़ा एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या होते हैं, जो कि 1-2 नंबर का क्वेश्चन होता है, वाइवा का क्वेश्चन हो सकता है। क्या हम एंटी ट्रांसपेरेंट से जंगल में भी वाष्पोत्सर्जन रोक सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि इतना लार्ज स्केल पर पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्योंकि साइंटिस्ट का जो माइंड होता है वो नई नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं वो, तो उन्होंने लैब कंडीशन में इसको या ग्लास हाउस में करके देखा, तो उससे उनको पता चला कि इन पदार्थों की उपस्थिति में हम ट्रांसपिरेशन को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। और हमने पढ़े एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स। तो आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जल्दी जल्दी साथ साथ पढ़ते जाइए। और आपका जो फिर प्रैक्टिकल का काम भी मैंने डाला है PDF, उसको देखना है आपको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।